रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं दीक्षा आपके साथ और वक्त हुआ है एक खास मुलाकात का। एक मुलाकात जो हम हर हफ्ते कराते हैं एक ऐसी हस्ती के साथ जिनसे हमें कुछ सीखने को मिला है। उनके सक्सेस मंत्रास, उनकी लाइफ की कुछ ऐसी कहानियां, उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जिनसे हर कोई कुछ नया सीख सकता है। और आज इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने फरीदाबाद की कमान बहुत खूबसूरत तरीके से संभाली हुई है। एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत डाउन टू अर्थ हैं और अपनी जनता के साथ, आम जनता के साथ घुल मिलकर रहते हैं। एक ऐसी हस्ती जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने इनको प्रशासनिक तौर पर देखा है, इनकी बातें सुनी है, बहुत सारी चीजें इनके बारे में जानी है, लेकिन आज थोड़े पर्सनल लेवल पर बात करेंगे, इनकी निजी जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ बात करेंगे और कुछ ऑफिशियल बातें भी करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं श्री यशपाल यादव जी, आईएएस डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, सबसे पहले तो रेडियो मानव रचना में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पहली बार आप हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं? कि इस शहर से बहुत मैं लंबा जुड़ा रहा हूँ और इस मानव रचना कैंपस की अगर बात करें तो इसमें ऑफिशियली अनऑफिशियली मैं बहुत बार आया हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से पहले यहाँ आने का मौका नहीं मिला। और आज मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने यहाँ आने का न्योता भी दिया और इस चीज को जिसके माध्यम से आप इतनी जागरूकता लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वहां तक मुझे आने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच जी। सर, अब शुरुआत से शुरू करते हैं, क्योंकि ये खास मुलाकात है और खास मुलाकात तब खास बनती है जब हम बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जो नहीं पता लोगों को। तो आप महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो स्कूली दिनों की कुछ बातें, कैसे स्कूलिंग हुई, स्कूल से जुड़ी कुछ यादें जो आप हमारे श्रोताओं के साथ बांटना चाहें? कि मैं महेंद्रगढ़ जिले से आता हूँ और उस जिले में एक बहुत छोटा सा गांव है मेरा जिसको कावी के नाम से जाना जाता है जी। और बचपन वहीं बीता है। वहीं के स्कूल से मेरी मिडिल स्कूल था, उससे मैंने पहले शिक्षा दीक्षा ली। उसके बाद पास के गांव के अंदर एक मैट्रिक स्कूल था, वहां गया। तो इनिशियल जो ईयर्स थे, मैं ये कहूँगा कि जिंदगी के शायद सबसे खूबसूरत दिन थे। बिल्कुल बेपरवाही के, जब सिर्फ पढ़ना होता था और उसके अलावा बाकी टाइम वो आपके पास में होता था। जी। और गांव का जैसे टिपिकल माहौल होता है कि आपके पास में गलियां हैं खेलने के लिए, गांव का एक कॉमन ग्राउंड है जहां पर जाकर आप खेल सकते हैं, या थोड़ी दूरी पर जाएंगे तो आपके पास जोहड़ है। जोहड़ के आसपास खुली जगह है जहां हम कभी कबड्डी खेलते थे, कभी क्रिकेट खेलते थे, कभी बहुत सारे स्पोर्ट्स जो गांव के अंदर खेलते हैं, वो सारी चीजें हमने की हैं। और अब मैं ये देखता हूँ कि जो आज के बच्चे हैं उनको सुविधाएं तो निश्चित तौर पर बेहतर हैं, लेकिन स्वच्छंदता उतनी नहीं है। और आपस में हमारी एज के जो बच्चे थे या हमसे बड़े भी थे, उनके अंदर जो बॉन्डिंग थी वो उतनी अब नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं जिन्होंने उस फेज को भी देखा लाइफ को, और बदलते हुए जमाने को भी देख रहे हैं जब बिल्कुल अलग तरह की चीजें हो गई हैं। जी। सर, अगर परिवार की बात करें तो आपने जैसे कहा एक साधारण सा परिवार था और परिवार की बहुत सारी यादें हैं जो हर कोई याद करता है, और आप बिल्कुल सिंपल एक तरीके से आपने अपने जीवन की शुरुआत करी। बचपन में परिवार का बहुत बड़ा प्रभाव होता है और आपके जीवन में भी रहा होगा, तो कोई ऐसा शख्स आपके परिवार में जिनको आप इतना ज्यादा एडमायर करते हैं? अगर परिवार की बात करें और मेरी इस पूरी यात्रा को मानव रचना के स्टूडियो तक पहुंचने की अगर बात करें, तो अगर एक शख्स की बात करूं तो बिना संदेह के मैं अपनी दादी जी का नाम लेना चाहूंगा जी। आज से लगभग 70 साल पहले गांव के माहौल में और इस तरह के क्षेत्र के अंदर जहां बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, उन्होंने विधवा होते हुए भी, मेरे दादाजी की अनफॉर्चुनेटली बहुत पहले डेथ हुई, और अपने बच्चों को ना केवल उन्होंने उच्च शिक्षा दी, बहुत योग्य बनाया, बल्कि इतनी दृढ़ता दिखाई कि आसपास कोई सपोर्ट नहीं होने के बावजूद भी वो सब चीजें प्रोवाइड करवाई जो दोनों माँ बाप होकर अपने बच्चों को नहीं दिला पाए। तो मेरी जिंदगी का अगर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मैं याद करता हूँ तो उनके साये में पलना बढ़ना और उनके आदर्शों को आगे लेके जाना। तो उनकी जिंदगी का उनकी सोच का मेरी जिंदगी के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव रहा है, और निश्चित तौर पर उनके अलावा कोई दूसरा नाम मेरे जहन में कभी हो नहीं सकता है। जी। तो आपकी दादी जी की अगर बात करें तो बहुत स्ट्रिक्ट थी सर, कुछ ऐसी यादें जो आप बांटना चाहें? दादी जी बहुत बहुत डिसिप्लिन थी, वक्त पर काम करना पसंद करती थी, लेकिन वो बहुत प्यार करती थी, वो बहुत लोगों को सपोर्ट करती थी। अपने आप को उन्होंने सपोर्ट करना था, अपने बच्चों को सपोर्ट करना था। उसके अलावा कभी भी लोग उनके पास काम के लिए आते थे तो वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहती थी। और एक चीज मैंने उनसे
हमेशा सीखी वो बिल्कुल निर्भय थी। हमारे गांव के अंदर जो खेत होते थे, खेतों के अंदर जब फसलें कटती थी और अनाज जब निकलता था, तो उस पूरे अनाज को उठाकर एक दिन के अंदर लाना संभव नहीं होता था। तो जी। रातों को वहीं पर सोना पड़ता था। मैं अपनी दादी जी के साथ में सोता था और मैं जब छोटा था तो मैं उनको कहता था कि अंधेरा हो गया है और हम अकेले हैं यहाँ पर, तो डर लगता है। तो वो हमेशा कहती थी कि हमारा इलाका है, हमारे लोग हैं, हमें किससे यहाँ डरने की जरूरत है। तो मैंने इतना निर्भय उनको देखा है, किसी भी परेशानी के वक्त मैंने उनको घबराते हुए नहीं देखा। और शायद ये कारण था कि इनिशियल फेज के अंदर उनको इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। वो बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड होके काम करती थी और हम्म। उनके पास जाके हमेशा से ही एक संबल मिलता था। इसके अलावा उनकी जिंदगी का जो प्रभाव मेरे ऊपर रहा, उन्होंने ये सिखाया कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं आज भी याद करता हूँ, कॉलेज में जब मैं पहुंचा तो 5 साल तक मैं एनएसएस का वॉलंटियर रहा। जी। और मैं 93 में ग्रेजुएट हुआ, तब तक अपने पूरे खेतों की जिम्मेदारी मैं उठाता था। उनको ट्रैक्टर से चाहे जोतने की बात है, फसल चाहे काटने की बात है, चाहे उसको सर पे उठा के ढोने की बात है। और मुझे ये बताते हुए बिल्कुल हिचक नहीं है कि जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया था, तो क्योंकि हमारे घर में पशु होते थे, हम अपने यूज के लिए हर गांव के अंदर होते हैं, जी। तो इवन काउ डंग ढोने की जो एक तरीका है हमारे यहाँ पर कि हम खुद उठा के अपने सर पे रख के और जो गड्ढा होता है खाद का उस तक लेकर जाते हैं। तो मैंने अपनी दादी जी के साथ में वो तक किया और जब मैं बड़ा हो गया था तो मैं उनको ये कहता था कि नहीं, अब आप नहीं करेंगे, हम करेंगे इस काम को। जी। और वो इतना आज भी मुझे अच्छा लगता है कि मैं किसी तरह से उनको सपोर्ट कर पा रहा था। तो वो सब चीजें मैंने सीखी और आज तक मैं उन सब चीजों को अपने साथ सहेज कर रखे हुए हूँ। हर रोज मैं उसको याद करता हूँ कि किसी तरह से आपके दिमाग में कोई वहम ना हो और आप कहीं आपके जमीन से पांव उखड़ ना जाएं। वो सब चीजें आज तक फाउंडेड हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे ये अपने विरासत के अंदर दी है। जी, जी, बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि आप एक आम इंसान से जब मिलते हैं, जब बात करते हैं, तो बिल्कुल भी हिचक नहीं होती या पीछे नहीं हटते और उनकी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। वो सब चीज़ें ही मुझे प्रभावित करती हैं और जब भी मुझे उनके बारे में बोलने का मौका मिलता है और विशेष तौर पर स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर, तो मैं ये हमेशा बच्चों को भी कहता हूँ और पेरेंट्स को भी मैं ये कहता हूँ कि अपने माँ-बाप का बच्चों के ऊपर इतना गहरा प्रभाव हो सकता है। इसी तरह बच्चे अगर अपने दादा-दादी के साथ में रहते हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी की सीखने को मिलती हैं और वो बाकी की ज़िंदगी के अंदर बहुत काम आती हैं। तो जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि परिवार इकट्ठा रहे और विशेष तौर पर जो बुजुर्ग हैं वो हमारे साथ में रहें। मेरे बेटे के ऊपर भी मेरी दादी जी का इतना गहरा इम्पैक्ट था। इनिशियल ईयर्स के अंदर वो पूरे टाइम उनके साथ में होता था हुँ। और वो आज भी उस वजह से परिवार से जुड़ाव महसूस करता है और इस जनरेशन का होने के बावजूद भी उसको कभी भी किसी परिवार के सदस्य से मिलने में, जाने में, बात करने में कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये चीजें जिंदगी के अंदर काम आती हैं। जी, बिल्कुल। यानी जो आपने अपनी दादी से सीखा वो आपके बच्चे भी सीख रहे हैं और उन्होंने सीखा है और वो भी बिल्कुल वैसे ही धरातल से जुड़े रहे हैं जैसे आप जुड़े रहे थे। यस, बिल्कुल। और मेरा एक ही बेटा है और मैं ये मानता हूँ कि उसकी अपब्रिंगिंग के अंदर और आज जिस तरह का है, मानव रचना स्कूल्स के अंदर वो पढ़ा है लगातार, सारे लगभग सारी स्कूलिंग मानव रचना के माध्यम से उसकी हुई है। वो जितना ग्राउंडेड है, जितना शांत है, उसका बहुत बड़ा श्रेय दादी जी को जाता है। सर, बचपन की बातें आपने बताई, किस तरीके से आप अपने गाँव में थे, अपनी दादी के कितने क्लोज़ थे, एक सिंपल से स्कूल में आपकी पढ़ाई हुई, खेतों से लेकर हर काम आपने सीखा, किया और आज आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, डेप्यूटी कमिश्नर हैं। लेकिन आप कॉलेज की तरफ जाते हैं क्योंकि कॉलेज के जो दिन होते हैं ना, वो कभी भी भूले नहीं जा सकते। स्कूल में तो फिर भी पढ़ाई का थोड़ा प्रेशर होता है, लेकिन कॉलेज में आपको बहुत आज़ादी भी मिलती है। तो कॉलेज के दिनों की सर कुछ यादें आप ताज़ा करना चाहेंगे? एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कॉलेज के अंदर भी मेरे लिए एक परिवार की तरह का माहौल था क्योंकि उस कॉलेज में मेरे पिताजी हैं, वो भी कार्य कर रहे थे जी। और मेरे फूफा जी हैं उस कॉलेज के प्रिंसिपल थे। जी। तो दोनों की नज़रों के सामने पूरे टाइम मैं वहाँ पर रहता था। तो मैं हमेशा से ही, क्योंकि दादी जी की जब मैं ज़िक्र करता हूँ, परिवार के बाकी सदस्यों की बात करता हूँ, मेरी मम्मी वो बहुत शांत स्वभाव की हैं और उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो इस तरह की बहुत एक्टिविटीज़ मैंने कभी की नहीं, मैं चुपचाप पढ़ने वाला बच्चा था। लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर मुझे शुरू से लगाव था और काफ़ी वक़्त ऐसा आता था जब हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में काफ़ी बाहर निकल जाते थे। तो
अगर कॉलेज की बात करूं तो वो बिल्कुल एक बहुत ही शांति भरा पीरियड था और उसमें मुझे काफी कुछ सीखने का मौका भी मिला। और कॉलेज मेरे गांव से थोड़ा दूरी पर था। मेरे फादर के पास में एक जीप होती थी, तो हम 6 साथी थे जो उनके साथ हर रोज बैठकर वहां तक जाते थे, वापस उनके साथ वापस आते थे। तो जी। पूरे टाइम उनके वॉच एंड वार्ड में मुझे निगरानी पूरी निगरानी होती में एक तरह से थी। मैं जी। रहा। तो उसने कभी उद्दंडता शायद करने नहीं दी। और उसका एक और भी कारण है कि मुझे हमेशा ये बताया गया कि मैं परिवार का सबसे बड़ा बच्चा हूं, तो मैं ज्यादा जिम्मेदार हूं। तो ये बातें जो परिवार धीरे धीरे करके बोल रहा था वो बैक ऑफ माइंड कहीं पर थी। तो चुपचाप पढ़ने में, अपने टीचर के साथ बहुत बढ़िया अच्छा संबंध रखने में, इस बात में हमेशा मेरा विश्वास रहा। और मैंने गुरुओं को मैं हमेशा ही किसी भी चीज से ऊपर रखता हूँ। और यहाँ तक पहुंचने में दादी जी, मेरे माता पिता, मेरे परिवार का, उनका तो योगदान निश्चित तौर पर है ही है। मेरे जो प्रथम टीचर थे जिन्होंने फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक मुझे पढ़ाया, क्योंकि गांव के अंदर यही सिस्टम होता था कि पहले से लेके 5वीं तक सारे विषय एक ही टीचर होते थे जो पढ़ाते जी। थे। जी। तो श्री राम सिंह हमारे पहले टीचर थे और उन्होंने बहुत मुझे आत्मविश्वास भी दिया, बहुत सारी चीजें सिखाई भी। उनका भी बड़ा योगदान है। जी। सर, कॉलेज की अगर बात करें तो कॉलेज में कितने भी आप सिंपल हो या निगरानी में हो, कहीं ना कहीं कुछ शरारत तो हो ही जाती है। और कभी कैंटीन में बैठे हुए पकड़े जाते हैं या कभी स्पोर्ट्स ग्राउंड में घूमते हुए मिल जाते हैं। तो ऐसा कोई वाकया है जो आप हमारे साथ बांटना चाहेंगे, क्योंकि आपको खेलों का बहुत शौक है, क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक है। मेरे पूरे स्टूडेंट लाइफ के अंदर अगर मुझे कभी मेरे फादर से डांट पड़ी या पिटाई हुई, तो उसका सिर्फ एक ही कारण होता था कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हम जरूर से ज्यादा करते थे। जी। और आज शायद ये बात कोई पेरेंट या बच्चे सोच भी ना पाए। ऐसे भी दिन होते थे जब हम 2-2 3-3 दिन घर से और कॉलेज से गायब हो जाते थे और सिर्फ किसी टूर्नामेंट में जाकर क्रिकेट खेल रहे होते थे। जी। और उसी गांव के अंदर ठहरते थे, किसी के घर में बैठकर खाना खाते थे या जो आयोजक आयोजन जो करते थे वो खाना खिलाते थे। और 3 दिन के बाद में जब घर वापस आते थे तो इस जो खेल का उत्साह होता था वो कहीं पीछे छूट जाता था और इस बात के ऊपर ध्यान रहता था कि अब पिटाई से कैसे बचना है। जी। तो एक अलग स्वागत होता था तो घर उस में। वक्त दादी जी एक सहारा होती थी जिनके पास जाकर बैठकर बसते जी। थे। और ये निश्चित तौर पे मैं बिल्कुल समझता हूँ कि नादानी थी। एक तरह से मैं कहूंगा कि कम से कम पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ गए हुए हैं जी। और किस जगह पे आप सुरक्षित कम से कम हैं, क्योंकि सुरक्षा का एक बहुत बड़ा विषय है। आज के दिन शायद ये हम सोच नहीं सकते, बट इस तरह की चीजें जिंदगी में हुई हैं। जी। तो जब आप गायब होते थे तो वापस आके एक अलग वेलकम मिलता था घर पे, तो उसकी ज्यादा टेंशन होती थी, इंस्टेड कि आप जो भी कप जीत कर आए हैं जी। वो कहीं दूर रह जाता था। सर, स्पोर्ट्स के बारे में आप बात कर रहे हैं और स्पोर्ट्स से आपका बेहद जुड़ाव रहा है। तो स्पोर्ट्स की फील्ड से बहुत सारे हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे देश में, वो अक्सर बच्चों को ये कहते हैं, नहीं सिर्फ पढ़ाई करो, स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान मत दो। और आजकल के समय में सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स जो है वो या तो वो बच्चा पढ़ता है जिसको पढ़ाई, स्पोर्ट्स की तरफ वो बच्चा जाता है जिसको पढ़ाई में कम इंटरेस्ट होता है। पेरेंट्स को लगता है कि पढ़ कम रहा है तो इसे खेलों की तरफ इसका रुझान बढ़ा देते हैं। सो उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे वक्त में ये था कि अगर आप बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं तो पेरेंट्स आपको रोकेंगे कि आप जी। पढ़ भी लीजिए, नहीं तो खराब हो जाएंगे, आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। आज जमाना ये है कि बच्चे बाहर कम निकलते हैं और शायद पेरेंट्स को बाहर निकालना पड़ता है कि जाओ बाहर थोड़ी देर के लिए आउटडोर करिए, खेलिए, सारे टाइम कंप्यूटर पे फोन पे मत लगे रहिए। मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ये बात बताना चाहता हूँ, ना केवल मेरा खुद का अनुभव है, लोगों को भी मैंने देखा है। कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करता है वो कहीं बेहतर इंसान होता है, कहीं बेहतर टीम मेंबर होता है, कहीं बेहतर इंटेलिजेंस उसमें होती है और थोड़े टाइम के अंदर ज्यादा काम करने की उसकी कैपेसिटी होती है। जी। आप ज्यादा रिलैक्स रहते हैं, आप फिजिकली और मेंटली ज्यादा अलर्ट रहते हैं। तो मैं हमेशा ये मानता हूं कि पेरेंट्स को इस बात की इजाजत बच्चों को देनी चाहिए कि वो बाहर जाकर जरूर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हों और वो कहीं ज्यादा बेहतर इंसान के तौर पर उसको ग्रो करवा पाएंगे अगर वो ऐसी इजाजत देते हैं। तो आज के दिन हालांकि मैं सोचता हूँ कि हरियाणा के अंदर विशेष तौर पर अगर आप देखेंगे तो हमारे बहुत सारे जिले हैं जहां पेरेंट्स बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप स्पोर्ट्स के अंदर जाइए, क्योंकि वहां पर बेहतर करियर्स मिलने लगे हैं, वहां पर बेहतर लाइफ मिलने लगी है। लेकिन अगर एक साधारण बच्चा भी जिसका सिर्फ स्पोर्ट्स के अंदर करियर ना बनाने का इरादा हो, उसको भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के अंदर निश्चित तौर पर शामिल होना चाहिए। वो कहीं बेहतर स्टूडेंट या किसी भी फील्ड में जाएगा, बहुत ज्यादा बेहतर कर पाएगा। जी, बिल्कुल। यानी स्पोर्ट्स जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके महत्व को समझना चाहिए। अब बात करते हैं आपकी सिविल सर्विसेज के दिनों की। सिविल सर्विसेज में जाना सर एक
बहुत मेहनत वाला काम होता है आज की तारीख में भी और शुरू से ही। अगर किसी पेरेंट से पूछें कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, तो वो ये कहता है हमारा बच्चा बच्चा अगर डीसी बन जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब ये एक आम परिवार की एक सोच होती है और वाकई बहुत अच्छी सोच होती है, और आपने वो सपना अपने परिवार का पूरा कर दिखाया है। तो सर, ये आपकी मर्जी थी या आपका परिवार चाहता था कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, इस तरीके सिविल सर्विसेज में जाएं, या फिर आप किसी से इंस्पायर हुए? सबसे पहली जो दिमाग में बात आती है वो ये थी कि मैं सेना में जाना चाहता था। जी। और ग्रेजुएशन करने के बाद में मैं इलाहाबाद में गया एसएसबी के लिए। वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जी। जब मैं वापस आया तो मैं उस वक्त पीजी मैंने की। और पहली जॉब मुझे डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में लेक्चरर के तौर पे मिली। मैंने वहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ाया। जी। तो निश्चित तौर पर अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर कोई मेरे दिमाग में नौकरी कभी भी बात आती थी तो सिर्फ सेना की आती थी। आर्मी में मैं जाना चाहता था क्योंकि हमारे गांव से बहुत लोग आर्मी में थे, हमारे इलाके से बहुत लोग आर्मी में जाना चाहते जी। हैं। लेकिन जब मैं टीचिंग में आ गया तो मेरे चाचा जी उस वक्त हरियाणा सिविल सर्विसेज के अंदर थे और वो चंडीगढ़ में पोस्टेड थे। उन्हीं जी। के साथ मैं उस दौरान वहां पर रह रहा था और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप सिविल सर्विसेज के लिए ट्राई करिए। तो मैंने 98 के अंदर आईएएस मेंस भी दिया, हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम भी दिए और हरियाणा सिविल सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे करके प्रमोशन करके मैं आईएएस ऑफिसर भी बना। तो कंपटीशन की अगर बात करें तो वो मेरे चाचा जी क्योंकि ऑलरेडी उस सर्विस में थे और उनके साथ मुझे रहने का मौका मिला, उन्होंने जी। मुझे काफी मदद की और उन्हीं को देखकर मैं आगे बढ़ा। मतलब गाइडेंस आपको घर से ही मिली ताकि आप इस फील्ड में जा सकें और सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स क्रैक कर सकें। हाँ, निश्चित तौर पे हमारे गांव की अगर बात करें तो लगभग 150 घरों की एक बहुत छोटी सी बस्ती है। जी। और उस गांव के अंदर मेरे चाचा जी पहले आईएएस ऑफिसर थे। हमारे गांव से हमारे भाई लगते हैं श्री विनय सिंह जी, वो सेकेंड आईएएस ऑफिसर बने जो आजकल अभी डिविजनल कमिश्नर हिसार होते थे, अभी चंडीगढ़ वो पोस्टेड हैं। जी। और मैं थर्ड आईएएस ऑफिसर हूँ। इसके अलावा बहुत सारे लोग वहाँ पर गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर हैं और अच्छी जॉब में हैं, आर्मी के अंदर बहुत उच्च पदों के ऊपर हैं। तो ये बड़ा सौभाग्य है कि उस गांव में मुझे पैदा होने का मौका मिला और शायद एक डेस्टिनी भी थी कि प्रभु जिस तरफ आपको ले जाना चाहता है वैसी परिस्थितियां उपलब्ध करवाते बिल्कुल हैं। तो इस बिल्कुल। तरह के लोगों के बीच में रहने से मोटिवेट होने का मौका मिलता है और उस तरफ आप ज्यादा तेजी से बढ़ पाते हैं। हर बच्चे के अंदर ये स्कोप है, अगर उसको गाइडेंस ठीक से मिले, समय पर वो पढ़ पाए तो निश्चित तौर पर वो कहीं पर भी जा सकता है, कुछ भी बन सकता है और मुझे जी। सौभाग्य से वो मौका मिला। जी बिल्कुल, यानी परिवार में अगर कोई ऐसी गाइडेंस मिल जाए तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं होता है। यस। तो सर, आपने कोई कोचिंग की तरफ ध्यान दिया, या कितना समय लगा प्रिपरेशन के लिए और कितना मुश्किल था? क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे लिसनर्स हैं जो आपको सुन रहे हैं और उनका ड्रीम भी यही है कि वो सिविल सर्विसेज क्रैक करें और इस फील्ड में जाएं। मैंने तो कोचिंग कहीं पर भी नहीं ली थी। जी। चाचा जी निश्चित तौर पर वहां पर थे जो मुझे गाइड कर रहे थे। मेरा एक दोस्त है प्रमोद भारद्वाज जो कि अभी प्रोफेसर है ज्योग्राफी का एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर। हम दोनों ने ऑल ऑफ सडन एक दिन बैठ कर ये डिसाइड किया कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। और हमने 6 महीने तक, मैं उसके साथ रोहतक में आया और 6 महीने तक मैं उसके साथ में रहा। हमने तैयारी की और एग्जाम दिया जी। और वहां से पढ़ने की एक ललक हमारे अंदर आई कि यस हम कर सकते हैं। और उसके बाद जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में था तो वहां पर मैंने इवनिंग कॉलेज में लॉ का मैं स्टूडेंट था। मैं उस वक्त डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में पढ़ा भी रहा था। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो वहां की जो लाइब्रेरी है उसके आउटर सेक्शन के अंदर आपको सैकड़ों बच्चे बैठकर बहुत लंबे समय तक लगातार पढ़ते हुए मिलेंगे। तो जी। इतना अच्छा माहौल था। मुझे सौभाग्य से वहां जाने का मौका मिला और उसके बाद पीछे मुड़कर देखा नहीं। और कोचिंग निश्चित तौर पर मैंने नहीं ली, लेकिन परिवार का जो सपोर्ट था या जो हमारे साथी थे उनसे आपस में बैठकर चर्चा करके इसको हमने किया। और मैं ये निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा जो डेडिकेटेड होकर पढ़ने की कुव्वत रखता है वो जी। किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। जी। मतलब आज के समय में सर थोड़ा-सा डिफरेंस आ गया है क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है, तो बच्चे ज़रा फ़ोन से ज़्यादा जुड़े रहते हैं और सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहते हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे? उन्हें कितनी दूरी बनानी होगी? अगर आप किसी भी एग्जाम को, जो सिविल सर्विसेज का और विशेष तौर पर आईएएस का जो एग्जाम होता है, जी। उसके लिए आपको इन सब चीजों से दूर रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आप दो नावों के अंदर सवार होंगे तो आप डूबेंगे ही डूबेंगे। जी। लेकिन अगर आपको
कोई भी चीज में सफलता पानी है, और किसी भी फील्ड के अंदर आप देख लीजिए, अगर आप टॉप पर जाना चाहते हैं तो आपको जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं लाइफ के अंदर उनसे बचना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन और सिर्फ उसी के प्रति समर्पित होकर काम करना, ये पहली रिक्वायरमेंट मैं मानता हूँ कि इसकी है। जब तक वो जुनून आपके अंदर नहीं आएगा आप उसको नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, यानी जुनून बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो थोड़ा सा फोन को और इंटरनेट से दूरी बनानी पड़ेगी और नॉलेज की तरफ बढ़ना पड़ेगा, इंस्टेड कि आप थोड़ा सा ज्यादा इन चीजों को एंजॉय करें। एक बार आप सफलता पा लेंगे फिर उसके बाद ये सारी चीजें आपकी लाइफ का हिस्सा दोबारा से बन जाएंगी। अब बात करते हैं आपकी धर्मपत्नी जी के बारे में, जिनका नाम है यशिका यादव और आपका नाम है यशपाल यादव। तो सर, ये नाम की कॉम्बिनेशन को जब लोग पूछते हैं आपसे, कभी पूछा होगा कि नाम या तो चेंज किया है या ये वैसे ही कोइंसिडेंटली हो गया है? तो ये हम चाहेंगे कि आप हमें जरूर बताएं। ऐसा बहुत लोग पूछते हैं कि क्या शादी के बाद आप लोगों ने अपने नाम बदले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शादी से पहले हम दोनों के यही नाम थे। और मेरे दोस्त जिसका मैंने अभी जिक्र किया, प्रमोद भारद्वाज, वो जब एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में लेक्चर लग गया था तो वो इवनिंग के अंदर लॉ भी वहाँ पे कर रहा था, और मेरी वाइफ उस वक्त लॉ कर रही थी वहाँ पर। उसने उसे देखा था, उसने याशिका के फादर को रिकमेंड किया, मुझे भी रिकमेंड किया, क्योंकि तब तक मैं जॉब में आ चुका था, और उसके माध्यम से ये हुआ था। संयोग से जो मेरे फादर इन लॉ है उनका नाम भी यशपाल यादव था, तो ये एक बहुत बड़ा संयोग है। अदरवाइज नाम वही हैं जो शादी से पहले थे। जी, यानी ये सब ऊपर वाले की मर्जी थी। और बहुत खूबसूरत नाम है। जब ऐसे मैच करते हुए नाम होते हैं ना, तो वाकई एक बार सब ये सवाल जरूर पूछते होंगे। निश्चित तौर पे बहुत लोगों ने इस बारे में पूछा है, और शायद आपके माध्यम से बहुत लोगों को जो नहीं पूछ पाए होंगे उस तक ये जवाब पहुंचेगा। जी जी। सर, अब बात करते हैं परिवार में, क्योंकि मैडम भी जुडिशरी से ताल्लुक रखती हैं और वो भी बहुत बिजी रहती हैं। सो आप लोग समय कैसे निकालते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे कहाँ घूमने जाते हैं? क्योंकि इतना बिजी स्केड्यूल और उसमें परिवार के लिए टाइम निकालना, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है आज के टाइम में। इसमें कोई शक नहीं है कि जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं, और जहाँ तक मिलने की बात है, हम क्योंकि हरियाणा में हैं दोनों, बहुत छोटा डिस्टेंस है, आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में कई बार काम कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा भी मौका आया है जब एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं। तो छुट्टियां तो निश्चित तौर पर एक्सक्लूसिव होती हैं जब आप बाहर जाते हैं, परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन इसके अलावा एक रोज का रूटीन है कि हम सुबह शाम घूमते हुए और काम करने के बाद में साथ रहने का मौका मिलता है। और परिवार बहुत छोटा है, और इस वजह से एक दूसरे के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाते हैं। जी। परिवार की बात कर रहे हैं सर, तो आपकी जॉइंट फैमिली रही है, तो अभी भी ऐसा मौका मिलता है कि परिवार के साथ आप कई दिनों तक रहते हो, गांव जाते हो, वहां सबसे मिलते हो, उस पुरानी जिंदगी में कुछ समय बिताने का मन करता है? मेरी जिंदगी का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और जो सबसे खूबसूरत पहलू है, उसको मैं ये कहूँगा कि परिवार के सभी लोग साथ हैं। और मेरे चाचा जी, मेरी बुआ जी, उनके हम सभी भाई बहन बच्चे जो है वो आज भी साथ हैं। और हर त्योहार पर, हर मौके पर, किसी का बर्थडे है या कोई और मौका आ रहा है, उसमें हम सब लोग साथ होते हैं और वापस बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करते हैं जैसे बचपन के अंदर करते थे। तो वो बहुत सुंदर पहलू है जिंदगी का, और ऐसा सब लोगों को मैं समझता हूँ कि करना चाहिए। आप ज्यादा बेहतर ढंग से बॉन्डिंग होगी, आप ज्यादा बेहतर ढंग से समाज को समझ पाएंगे। और आज भी वो चीज जारी है, और ये चीज शायद हमारी जनरेशन के बाद में जो अगले जनरेशन आ रही है, जो बच्चे हैं, वो भी इसको सीखते हैं, क्योंकि वो भी हमारे साथ इस तरह की गेट टुगेदर्स में होते हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक यूनिक चीज है जो आज के दिन भी हम फॉलो करते हैं। जी, यानी परिवार के साथ मिलजुल के रहना और समय बिताना, ये बहुत जरूरी है आज के समय में। क्योंकि हम वैसे ही इतनी परेशानियों से घिरे रहते हैं और इतना सारा स्ट्रेस जो है वो आपके प्रोफाइल में तो सर काफी होता होगा। तो ऐसे सिचुएशन में परिवार का साथ बहुत जरूरी होता है। निश्चित तौर पर आप सब चीजों को भूल कर अपनों के बीच में होते हो, तो निश्चित तौर पर एक अलग तरह की फीलिंग होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि उससे ज्यादा बेहतर कोई क्षण हो नहीं सकते जिंदगी में। जी बिल्कुल। सर, अब जब हम बात करते हैं आपके प्रोफाइल की, तो आपके प्रोफाइल में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें बर्डन बहुत ज्यादा होता है। स्पेशली कोविड के दौर में बहुत ज्यादा प्रेशर रहा होगा, और वैसे भी आए दिन कुछ ना कुछ शहर में होता रहता है। कभी सफाई अभियान की बातें छिड़ जाती हैं तो आम जनता भी कभी कभी गुस्सा दिखाती है। तो ऐसी सिचुएशन में सर आप कैसे अपना गुस्सा कंट्रोल करते हैं? ये तो शुरुआत में आपने बताया था कि आपको गुस्सा कम आता है या नहीं आता है, फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता होगा कि थोड़ा गुस्सा आता होगा।
देखिए, आप जब पब्लिक लाइफ के अंदर हैं तो आपको हर रोज बहुत तरह के लोग आते हैं। जी। और जो लोग आते हैं वो आमतौर पर परेशान होते हैं किसी न किसी विषय पे। तो जब आप तक पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर कभी अनप्लेजेंट बातें भी होंगी, और ऐसा बैक ऑफ माइंड आपके कभी न कभी चीजें चलती रहती हैं। आपका खुद का कोई काम नहीं हो पा रहा है या आपके ऊपर किसी चीज को परफॉर्म करने का प्रेशर है, तो ऐसी चीजों में कई बार आप इरिटेटेड फील करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये हर व्यक्ति की जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, इवन प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी उनको इस तरह की चीजें महसूस होती हैं, और विशेष तौर पर उन लोगों को जो हेविली बर्डन है और जिनका जी। इंटरेक्शन समाज के साथ बहुत है। अगर आप साइलोज में बैठ के आप चुपचाप से काम कर रहे हैं तो शायद ये चीज आप कभी महसूस नहीं करेंगे। जी। लेकिन जैसे जैसे आप जॉब करते हैं, आपका जो बेसिक नेचर है वो आपको बहुत मदद करता है, और आप चीजों को मैनेज करना भी सीखते हैं। तो जो चीजें करियर के शुरुआत के अंदर आपको बहुत मेंटली स्ट्रेस करती थी, या कई बार आपको डिस्ट्रेस कर देती थी या उत्तेजित कर देती थी, उन सब चीजों को धीरे धीरे करने हमने मैनेज करना सीखा है, और जी। ये ट्रेनिंग का पार्ट भी है। तो अब वो चीजें परेशान नहीं करती हैं। हम देखकर लोगों से बात करके पता लगता है कि वो इस तरह की बातें बोलेंगे, और वो चीजें कभी गुस्सा दिलाती नहीं है। तो जी। मैं सहजता महसूस करता हूँ, और सच बताऊं तो उस चीज को मैं हमेशा एंजॉय करता हूँ, और लोगों को मिलना, उनकी ग्रीवेंसेस सुनना, और उनको अगर कोई सपोर्ट करते हैं तो वो अपने आप में एक बहुत खुशी देने वाला काम है। जी, बिल्कुल है। यानी गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और जो लोग नहीं कर पाते हैं, उनको ज़रूर सीख लेनी चाहिए हमारे आज के खास मेहमान यशपाल यादव जी से कि भई पब्लिक डीलिंग में रहकर अगर गुस्से को कंट्रोल कर दिया, तो क्या बात है। और हम तो पब्लिक से मिलते भी नहीं है इतना ज़्यादा, तो हमें तो गुस्से पर काबू ज़रूर रखना चाहिए। सर, अब बात करते हैं थोड़ी हॉबीज़ के बारे में, क्योंकि कितने भी बिज़ी हों, कुछ शौक तो हर इंसान के होते हैं जो वो फ्री टाइम में चाहता है, चाहे ट्रैवल करते हुए या छुट्टी वाले दिन। तो आप अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट के तो आप शौकीन हैं ही, इसके अलावा सर और क्या-क्या चीज़ें हैं जो डी स्ट्रेस करती हैं आपको? मेरे फादर पहले लेक्चरर लगे थे, पॉलिटिकल साइंस उन्होंने पढ़ाई। उसके बाद में वो लाइब्रेरियन बने और डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में काफ़ी टाइम तक रहे। तो जब मैं छोटा था और वो लाइब्रेरियन थे, तो हमारे घर के अंदर किताबें बहुत उपलब्ध थी, जी। और उस वजह से मुझे पढ़ने का बहुत शौक लगा। बहुत मैंने पढ़ाई की बुक्स, और विशेष तौर पे जो इतिहास से संबंधित किताबें थी, ऑटोबायोग्राफीज थी, उसको मैंने काफ़ी पढ़ा है। तो आज भी जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ। जी। और विशेष तौर पर जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं वो, या आर्मी से संबंधित या इस तरह के एक्सपेडिशन जो हुए हैं उनसे संबंधित जो भी बुक्स होती हैं वो मुझे अच्छी लगती हैं। लेकिन बहुत वक्त क्योंकि नहीं मिलता है, इसलिए वॉक करते वक्त, कई बार हम मीटिंग्स के लिए जाते हैं, लंबी ट्रैवलिंग होती है उस दौरान, तो YouTube के ऊपर और बाकी सोशल मीडिया के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन इस तरह की उपलब्ध होती है, जी। वो मैं सुनता हूँ, और वो कंपनसेट करने की कोशिश करता हूँ कि आप खुद नहीं पढ़ पा रहे तो कम से कम आप सुन सकते हो। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट के अलावा अगर कोई चीज़ जो मुझे खुश रखती है, वो निश्चित तौर पर बुक्स पढ़ना या यूट्यूब के ऊपर वो सब चीज़ें सुनना होता है। जी, बिल्कुल। यानी माइंड को फ्रेश करने के लिए और अपनी कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए किताबों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, आप फरीदाबाद में एक डेप्यूटी कमिश्नर के तौर पर हैं और एमसीएफ कमिश्नर के तौर पर भी अब आपके पास कार्यभार है। तो फरीदाबाद की जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जनता को थोड़ी शिकायतें तो होती हैं। देखिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी समस्याओं का निराकरण कॉरपोरेशन करती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करता है। लेकिन अगर हम अलग-अलग रहकर चीज़ों को देखते हैं तो एक दूसरे से सिर्फ शिकायतें ही करते रहेंगे। जी। हमें साथ मिलकर उन शिकायतों का निराकरण करना है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहले बात करते हुए ये कहा था कि अगर हज़ारों शिकायतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो लाखों सॉल्यूशंस भी हैं। जी। तो अगर साथ आकर हम काम करते हैं तो सभी समस्याओं का निराकरण हम कर सकते हैं। हुँ। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का विशेष तौर पर जो मैंडेट है, वो लोगों को बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। उन बेसिक सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए सिविक सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। जी। तो हम अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वर्क कल्चर को इस तरह से ढालना चाहते हैं, जहां हम लोगों की मदद से शहर के अंदर बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं। इसके लिए हम कमिटीज बनाने का कार्य कर रहे हैं, और लोगों को सोशल ऑडिट के तहत और बाकी मुद्दों के साथ हम इनको जोड़ना चाहते हैं। जी। तो आने वाले कुछ महीने बहुत महत्वपूर्ण होंगे,
जब हम शहर को साफ सुथरा रखने के लिए और बेसिक सर्विसेज को रोबस्ट बनाने के लिए लोगों की मदद से लॉन्ग टर्म प्लान्स को अनरोल करेंगे। और फरीदाबाद में मुझे एक बड़ी सपोर्ट है, वो ये है कि मैं इतने लंबे समय से इस शहर से जुड़ा रहा हूँ और ये बात कोविड के दौरान भी मैंने बार बार कही और इस बात को आज फिर से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लोग बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। जब भी कोई मदद की जरूरत पड़ती है हजारों लोग सामने आके खड़े हो जाते हैं और निस्वार्थ भाव से उस काम के अंदर आपको मदद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि उस बॉन्डिंग की वजह से और मेरा जो अनुभव भी रहा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव में कमिश्नर के तौर पे काम करने का, उस अनुभव के आधार पर हम शहर को बहुत तेजी के साथ में बेहतर जगह बना पाएंगे। और जो सरकार का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक सपना है कि एक बेहतर शहर बने जहाँ लोगों को ज्यादा सुविधाएं मिले, उसको हम फुलफिल कर पाएंगे। तो आने वाले दिनों के अंदर विशेष तौर पे जो कचरा प्रबंधन है किसी भी तरह का, उसमें लोगों को बहुत सपोर्ट करने की जरूरत है। और प्रत्येक व्यक्ति ये डिसाइड कर ले कि मुझे गंदगी नहीं फैलानी है तो शहर साफ होता हुआ नजर आएगा। और उसमें जो सपोर्ट लोगों को चाहिए कि वो पूरी सपोर्ट हम आने वाले दिनों के अंदर उनको उपलब्ध करें। जी, और यही वजह है कि सर आपकी छोटी छोटी कोशिशों से बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हाल ही में एक लड़की ने ट्वीट किया मुख्यमंत्री साहब को कि उनकी गली बहुत खराब है और उसकी शादी है तो कैसे बारात आएगी, तो आपने तुरंत उस चीज को सॉर्ट करवा दिया। और ऐप भी शुरू हो गई है स्वच्छता से जुड़ी हुई, टोल फ्री नंबर्स हैं, व्हाट्सएप नंबर्स हैं। सो ये कुछ कदम हैं जो मुझे लगता है कि आज के समय में, मॉडर्न समय में जरूर होने चाहिए जो आप उठा रहे हैं। यस, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई शिकायत करनी है तो हर तरह की शिकायत के लिए एक कोई सिंगल मीडियम मिले, उसके लिए हम अगले वीक के अंदर एक ऐप को अनरोल कर रहे हैं और उससे लोगों के बीच में और कॉर्पोरेशन के बीच का जो फासला है वो कम होगा। और कॉर्पोरेशन को भी हर रोज किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, किस तरह की समस्याओं का उसके लॉन्ग टर्म निराकरण करना चाहिए, इन सब चीजों को प्लान करने के लिए मदद मिलेगी। तो मैं पूरी तरह से इस बात के लिए आश्वस्त हूँ और लोगों को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम पूरे टाइम आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए काम करेंगे। और ये वाला जो साल होगा कोविड के बाद में, जिस तरह से कोविड में हमने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है, इस साल के अंदर हम बेहतर फरीदाबाद बना पाएंगे आप लोगों की मदद से, इस बात का मुझे पूर्ण भरोसा है। जी बिल्कुल। तो चलिए, फरीदाबाद बेहतरीन और ज्यादा बनेगा। कुछ कमियां हैं जो वाकई दूर होने वाली हैं और डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा है कि उन कमियों को दूर करने के लिए वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं और आम जनता का भी साथ बेहद जरूरी है। सर, अब मैं आपसे चलते चलते बस यही कहना चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं के लिए कोई मैसेज, हमारे दर्शकों के लिए कोई मैसेज जो आपको भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। सिर्फ इतना ही, पूरे टाइम हम अपने लिए काम करते हैं, वो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। थोड़ा टाइम हम दूसरों के लिए भी निकालें और विशेष तौर पर जो हमारा अगली जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, उनके अंदर ये इनकलकेट करें कि वो थोड़ा टाइम दूसरों के लिए भी निकालें और समाज के लिए और समाज के से जुड़े हुए कार्यों के लिए वो लोग थोड़ा वक्त बिताएं। तो शायद हम एक बेहतर जनरेशन पैदा कर पाएंगे, देश और समाज के प्रति समर्पित युवा वर्ग होगा और ऐसे सेंसिटिव जनरेशन के साथ में बहुत सारी समस्याओं का हम निराकरण कर पाएंगे। तो आप सब लोग ना केवल अपना अच्छे से ख्याल रखें, अपने आसपास का भी अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि जब तक बेहतर आसपास नहीं होगा हमारी जिंदगी के अंदर भी बेहतरी नहीं आ पाएगी। तो मिलकर हम शायद बेहतर समाज, बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम उस दिशा के अंदर बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी बेहतर राष्ट्र के निर्माण के लिए आपको औरों के साथ भी जुड़ना होगा, एक जनरेशन का साथ देना होगा, नई जनरेशन के साथ समय बिताइए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए और कुछ बेहतर करने के बारे में पॉजिटिव सोच रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और एक खास मुलाकात में आपके साथ ये मुलाकात कर वाकई बहुत अच्छा लगा और ये यादगार मुलाकात बन गई है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच। और मेरी तरफ से मानव रचना रेडियो ने जिस तरह से लगातार मदद की है कोरोना के टाइम पर और सोशल इश्यूज जो आप उठाते रहते हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर हम इस तरह के मुद्दे आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे और एक बेहतर फरीदाबाद बना पाएंगे। आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच। तो रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर एक खास मुलाकात में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते होगी एक खास मुलाकात एक और शख्सियत के साथ और उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ खास सफलता के सूत्रों के साथ। तो मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए अपने शहर का पहला एंड दी ओनली कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।